केमिस्ट्री। बाकी बच्चों को टाइम देना होता है, तुम लोगों को टाइम भी पूरा देते हैं, स्कोर भी तुमने नहीं लाना है। दिस इज +1 केमिस्ट्री। बड़े जल्दी याद करना इंग्लिश में करना, और जो स्पेलिंग है वो लिखनी है, स्पेलिंग्स लिखनी है। कल ये हैबर साइकिल कर ली थी आपने? आप हैबर साइकिल हो गई थी आप? ये हैबर साइकिल ये कर ली थी आप? यही तो याद करना है? ये डायग्राम ही तो चाहिए मुझे, यही तो उठा करके मुझे ड्रॉ करके देना है। आज इसके साथ करना है आगे का सारा प्रोग्राम। कल हम लोगों ने बहुत सारी एंथैल्पीज जानी थी, कोई कंबशन की, कोई किस चीज़ की, कंबशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन की एंथैल्पीज जानी थी। 1 मोल पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। आज हम करने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या करने जा रहे हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बताओ आपके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? आप इतनी सारी एंथैल्पी सब, बेटा ये फैन स्लो करना, स्लो करना उसको। आपके अकॉर्डिंग ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? कल हमने कोई 10-12 कर ली एंथैल्पीज। चेंज इन एनर्जी, हाँ, चेंज इन एनर्जी for 1 mole of solution in standard temperature and volume. At constant temperature and volume. प्रेशर, वॉल्यूम नहीं था, प्रेशर था। इतनी सारी लर्न करने को थी, आपको ध्यान नहीं रहा कि उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? कितनी थी वो? इसका मतलब वो भी डेफिनेशंस भी नहीं याद है आप लोगों को। तो सुनाओ मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। The change of energy in 1 mole when 1 mole of fluid is combusted. तो सॉल्यूशन ढंग से याद करो इन डेफिनेशंस को, और याद सुनानी है मुझे। मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ाऊंगी आज, तुम लोगों को कुछ याद तुम लोगों ने करना नहीं, छोड़ जाना है आगे। एंथैल्पी ऑफ, और बिना सुनाए उधर नहीं जाना है, 5 मिनट सुना के ही आगे बढ़ना है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टेंस इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोल दो, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बनेगा। इतनी सी लाइनें तुम्हें याद नहीं हो रही है कल से। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। 10 डेफिनेशंस थी वो, और आधा घंटा तुम बैठे थे यहाँ पर, क्या कर रहे थे पता नहीं। ठीक है, और जब ये सॉल्यूशन डिसॉल्व हो रहा होता है तो 2 एनर्जीज यूज़ होती हैं। मतलब सॉल्यूशन, अगर आपने एंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन निकालनी है तो आपका होगा लैटिस एनर्जी, लैटिस की एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, इन दोनों का सम सॉल्यूशन। मतलब ये सबस्टांस जो है, लैटिस जो है, टूटेगा भी, अलग अलग भी होगा किसी भी चीज़ का, और उस दौरान जो है उसको हाइड्रेट भी करेगा, पूरा गीला करके उसको डिसॉल्व भी करेगा उस चीज़ को। जैसे चीनी है, चीनी का एक लैटिस है। अब लैटिस की अपनी एनर्जी है। पहले तो वो लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड है, देन हाइड्रेशन एनर्जी। इन दोनों का सम जो है वो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन कहलाएगा। इज इट ओके? डेफिनेशन ये रहेगी, फार्मूला ये रहेगा। इज इट ओके? पूछ भी सकते हैं कि डेल्टा एच में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड। हो गया। इसके बाद है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। It is known as the enthalpy of the solution is the enthalpy change associated with the addition of specified amount of the solute. Specified
amount of the solute to specified amount of the solvent at constant temperature and pressure. यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पे स्पेसिफाइड है कितना, मतलब अपने आप स्पेसिफाई कर सकते हैं वैल्यू को, और उसमें टेम्परेचर भी फिक्स करना है, उसमें प्रेशर भी फिक्स करना है, और उसमें सॉल्वेंट भी फिक्स लिया हो, उस टाइम वो कितना घुला कितना नहीं घुला, वो है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. इज इट ओके? ये अलग अलग सबस्टांस के लिए अपनी अपनी होगी. इज इट ओके? तो ये डेफिनेशन हमारी बची थी एंथैल्पी की फॉर्म में, तो ये आपने लर्न करनी है, और वो जो हैबर साइकिल है वो मुझे ड्रॉ करके देनी है आज. इससे पहले जो पिछला करना है वो, मेरे को टेंशन है ज़्यादा. वो तो करना है. उसमें से तो जो ये वाला था मीन बॉन्ड एंथैल्पी, इसकी डेफिनेशन नहीं गिवन है. बॉन्ड एसोसिएशन तो दी हुई है यहाँ पे, उसकी वजह से नहीं दी है. तो सम करेंगे ना, और डिवाइडेड बाय उतनी जितनी है, जैसे 4 है तो कोई वो डेफिनेशन नहीं, बस ऐसे ही बोलना है कि सम एवरेज ले लो ना, एवरेज ऑफ द ऑल द एनर्जीज. इसके बाद है स्पॉन्टेनिटी. डू यू नो व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी? एक पर्टिकुलर टाइम पे या उस नहीं, एक टाइम पे उस रिएक्शन में नहीं, उस स्पॉन्टेनिटी क्या मूवमेंट हो रही है. स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है, ध्यान से समझ लेना नहीं तो समझ नहीं आएगा कुछ भी. अब सारे जितने भी पेजेस बचे हैं सारे इसी शब्द पे डिपेंडेड है. जितने भी बच गए 5-6 पेज बचे हैं इसमें आगे, वो सारे ही इसका मतलब पता होगा तो समझ आएंगे. स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है रैंडमनेस, डिसऑर्डर, एंट्रोपी. ठीक है? एंट्रोपी का मतलब, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है जैसे झरना है. झरना ऊपर से बहता है नीचे, अपने आप बहता है. और ऐसे ही अगर मैंने जरा सा इनिशियलाइज कर दी कोई चीज़, माचिस लगा दी, जलती रहती है अपने आप. ठीक है? जो अपने आप हो, एनर्जी रिलीज कर करके अपने आप होता रहे, वो क्या है? वो स्पॉन्टेनिटी है. वो क्या है? स्पॉन्टेनिटी. ये अपने आप क्यों हो रहा है? क्योंकि चीज़ ना इस दुनिया में रैंडमनेस की तरफ जाना चाहती है. रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डर की तरफ जाना चाहती है. ऑर्डर नहीं उसे पसंद. ऑर्डर अच्छा होता है लेकिन पसंद नहीं है. ठीक है? नेचर में भी ऐसा सब कुछ है. जैसे झरना, अगर मैं उसको अपोजिट बहाना चाहूँ, जो नदी को आया पानी, अगर मैं उसी झरने को ऐसे ऐसे करके ऊपर पहुँचाना चाहूँ तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा. जैसे ही मैंने वो एनर्जी हटाई वैसे वो झरना ऊपर से फिर से नीचे आने पड़ेगा. इज इट सो? बोलते ऐसे ही पहाड़ से कोई पत्थर गिरता है ऊपर से नीचे को, तो वो ऊपर से नीचे तो बड़ी आसानी से गिरता है, लेकिन वैसे ही अगर वो थोड़ा सा भी मुझे थोड़ा पहाड़ तक चढ़ाना पड़े तो जब तक मैंने उठाया, जब तक मैं चली हूँ तब तक ठीक है. अदरवाइज वो जो है मेरे हाथों से भी गिर जाएगा, क्योंकि मेरी वो एनर्जी खत्म हो जाएगी जो उसको रिक्वायर्ड थी ऊपर ले जाने के लिए. जबकि वो ऊपर से अपने आप ही बही जा रहा है, एनर्जी लूज कर करके बह रहा है, और नीचे से ऊपर ले जाने के लिए उसे एनर्जी चाहिए. तो जो काम अपने आप हो रहा है या फिर थोड़ा सा इनिशियलाइज करने पे हो रहा है, वो काम स्पॉन्टेनियस है. वो काम स्पॉन्टेनियस है. अब बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है. वो बातें हमने जाननी है. क्या ये सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड करता है कि डिक्रीज इन एनर्जी होगी तो रिएक्शन हो जाएगा? ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि नेचर में कोई चीज़ रैंडमनेस की, जैसे मान लो कि मैंने एक गिलास ये है, एक यहाँ रखा है, दोनों को जोड़ के रखा है, इसमें पानी रखा है और इसमें पानी नहीं है. अगर मैं इसमें छेद करती हूँ, इन दोनों को जोड़ देती हूँ एक वेसल्स के अंदर, तो क्या होगा? और इनमें पाइप से ऐसे करके जोड़ देती हूँ उनको, और फिर क्या और इसको ऑन कर देती हूँ कि ये फ्लो करे, तो कहाँ से कहाँ को फ्लो करने लगेगा पानी? जिसमें है उससे दूसरी तरफ को फ्लो करने लगेगा. पता है क्यों फ्लो करने लगेगा? क्योंकि उस तरफ को इसकी रैंडमनेस बढ़ती है. रैंडमनेस मतलब इसका डिसऑर्डर बढ़ता है. मैं आपको यहाँ शो करती हूँ पिक्चर में. ये देखो, ये एक गैस थी, मैंने ये बाउंड्री से बंद की हुई थी.
बंद की हुई थी। जैसे ही मैंने ये हटाई इसकी ये वाली बाउंड्री, ये इसके मॉलिक्यूल इधर को, इसके मॉलिक्यूल इधर को, इधर को, तो जिस तरफ को रैंडमनेस बढ़ती है, जिस तरफ को रैंडमनेस बढ़ती है, रैंडमनेस मतलब क्या, सुनते क्यों नहीं हो आप लोग? डिसऑर्डर, कोई चीज डिसऑर्डर की तरफ जो है अगर जाए तो क्या है, तो भी स्पॉन्टेनियस, तो भी अपने आप होता है। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए दो चीजें तो हमने देख ली कि स्पॉन्टेनियस अपने आप रिएक्शन तब होता है या एनर्जी डिक्रीज हो रही हो उस रिएक्शन की, या फिर उसमें डिसऑर्डर बढ़ता है। दो चीजें देख ली, और भी ज्ञान लेंगे हम कि कौन सी चीज अपने आप होती है, कौन सी चीज अपने आप होती है और किस किस बात पे डिपेंड करती है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स। ओवरव्यू मिल गया आपको, पेन था मेरे पास। द फर्स्ट लॉ ऑफ द, और इसी पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड द वर्क परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम। बोलते जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी सिस्टम पे कितना काम हुआ है और हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि कितना काम हुआ है और उस काम के लिए कितनी एनर्जी ली गई है। बोलते इट पुट्स नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन। उसने नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ को एनर्जी, उसने बस इतना बताया कि कितनी एनर्जी किस काम के लिए लगती है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह से एनर्जी कहाँ को फ्लो करती है। इसके लिए सेकेंड लॉ आएगा जिसे लॉ ऑफ स्पॉन्टेनिटी कहते हैं, इसके लिए डायरेक्शन बताएगा जो। तो कह रहे हैं फ्लो, हाउएवर द फ्लो ऑफ द हीट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लो। जैसे कि अगर मैं एक गर्म पानी, उबलता हुआ पानी लेती हूँ और एक ठंडा लेती हूँ, ठंडे के पास एनर्जी नहीं है कि वो गर्म को देगा। वो एनर्जी कौन देगा? जो गर्म वाला है वो ठंडे को देके उसको वार्म करेगा, वो वार्म करे। और उसके पास डिसऑर्डर भी ज़्यादा था जो वो उस तरफ को चला है। जो गर्म चीज़ होती है उसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है, जो ठंडी चीज़ होती है उसमें मूवमेंट इतनी नहीं होती, उसके मॉलिक्यूल्स में इतनी मूवमेंट नहीं होती है जितनी की ठंडी चीज़ में होती है। तो वो मॉलिक्यूल भी चाहते थे कि हमारा डिसऑर्डर और बढ़े, और वो हीट भी चाहती थी कि हम कम इसके साथ मिल करके बराबर कर लें। दो बातें हुई, हीट भी कम हुई और डिसऑर्डर भी बढ़ गया, और डिसऑर्डर भी बढ़ गया मिक्स होकर के। तो ये कह रहे हैं, तो जब भी कोई चीज़ गर्म होती है और उसके साथ हम ठंडी मिक्स करें तो गर्म चीज़ से टेम्परेचर जो है ठंडी चीज़ को जाता है, और वो यूनिडायरेक्शनल है, ठंडी से कभी भी गर्म को नहीं आएगा। In fact, all naturally occurring processes, whether chemical or physical, will tend to proceed spontaneously in one direction only. For example, a gas expanding to fill the available burning carbon dioxide given carbon dioxide. बोलते अगर आपको कोई वेसल दे देते हैं और उसमें बोलते हैं कि गैस भरनी है, तो वो गैस क्या करती है? एक जगह इकट्ठी हो जाती है? नहीं, वो फैल जाती है सारे, क्योंकि उससे उसका डिसऑर्डर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? डिसऑर्डर बढ़ रहा है। तो स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है, अपने आप क्या हो रहा है? वो डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। बट हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू द वार्मर बॉडी, बता चुके हो। द गैस इन ए कंटेनर विल नॉट स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट इट। पर ऐसा तो नहीं होगा कि वो एक कॉर्नर को अगर मैंने उसको बदल करके दूसरे कंटेनर में डाला गैस को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक कोने में छिप जाएगी? नहीं होगा। तो ना ऐसा हो रहा है कि कोई चीज़ अपने आप कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो हो जा रही है, इकट्ठी हो जा रही है, फैल जरूर रही है, एक्सपैंड जरूर कर रही है, डिसऑर्डर की तरफ जरूर जा रही है, लेकिन वो ऑर्डर की तरफ अपने आप नहीं आ रही। वो चीज़ ऑर्डर की तरफ अपने आप नहीं आ रही, और ऑर्डर की तरफ नहीं आ रही, और दूसरा ऑर्डर की तरफ नहीं आ रही, और दूसरा डिसऑर्डर की तरफ, और मतलब एनर्जी जो है वो रिलीज करके कम हो रही है, तब चीज़ अपने आप होती है, तब चीज़ अपने आप हो रही है। दो फैक्टर हमारे सामने स्पॉन्टेनिटी के लिए पूरी तरह से इन्होंने दिखा दिए हैं, ठीक है। दीज एंड मैनी ऑफ द अदर स्पॉन्टेनियस अकरिंग चेंजेस शो यूनिडायरेक्शन। बोलते अगर और भी ले लो, आप बोलते पहाड़ से झरना बहेगा, यूनिडायरेक्शनल बहेगा, नीचे को बहेगा, नीचे से ऊपर को नहीं जाएगा। पत्थर गिरेगा, ऊपर से नीचे को गिरेगा, नीचे से ऊपर को ले जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो अपने आप होने के लिए क्या देखा आपने? एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, और दूसरा चीज़ डिसऑर्डर की तरफ जाती है। अगर मैंने देखा आप नहीं पढ़ रहे हो तो एक टांग पे खड़े हो जाओगे 7 बजे तक,
इसलिए पढ़ लो। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय स्पॉन्टेनियस ऑफ द रिएक्शन। बोलते इसके लिए स्पॉन्टेनिटी तो आपको पता लग गई वैसे, है ना, अंदाजा लग गया। इसके बाद ये कह रहे हैं यू मे थिंक बाय योर common observation that spontaneous reaction is one which occurs immediately when contact is made between the reactants। बोलते जो एकदम हो जाता है, जैसे कॉन्टैक्ट हुआ, जैसे माचिस का कॉन्टैक्ट जो है वो माचिस बॉक्स के साथ हुआ, वैसे ही वो अपने आप जल गई कॉन्टैक्ट होते ही। तो कह रहे टेक द केस ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कंबाइन करती है, तो दीज गैसेज मे बी मिक्सड एट रूम टेम्परेचर एंड लेफ्ट। अपने आप ही मिक्स हो जाएंगी, हाइड्रोजन और उसको छोड़ोगे ना आप एक कंटेनर से दूसरे में, जो बैरियर था वो हटा दोगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि डिसऑर्डर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? डिसऑर्डर। मैनी ईयर्स विदाउट ऑब्जर्विंग एंड प्रेसिड चेंज ऑल्दो द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन देम, इट इज एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। बोलते चाहे इसको आप रूम टेम्परेचर पे रख दो, दो चीज़ों को मिक्स करने के लिए, बोलते मिक्स हो रही होती है, मिक्स हो रही होती है वो, ऑल दो रिएक्शन स्लो हो पर वो मिक्स हो रही होती है। इट इज स्टिल कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस, फिर भी उसे स्पॉन्टेनियस, स्लो है बट स्पॉन्टेनियस है, स्लो है बट अपने आप हो रहा, हम तो नहीं कुछ कर रहे, रूम टेम्परेचर पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हो रही है। हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द, किसी एक्सटर्नल एजेंसी के बिना कोई रिएक्शन होना मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। किसी एक्सटर्नल एजेंसी के बिना कोई रिएक्शन होना मतलब वो स्पॉन्टेनियस है। बोलते हाउएवर इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ द, बोलते हाँ स्पॉन्टेनिटी ये नहीं बताती कि रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, कितनी स्पीड से कितने टाइम में हो रहा है, लेकिन हाँ वो अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनिटी ये बताती है। It does not tell about the rate of the reaction. Another aspect of the spontaneous action of the process, as we see, is that these cannot reverse their direction at their own. बोलते जाएंगे वो फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे, बट रिवर्स होने के लिए वो अपने आप रिवर्स नहीं होंगे, they will not reverse themselves. We may summarize it as follows. बोलते अब ये जो सारी बातें हमने जो ताम झाम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, इसको हम दो लाइनों में समराइज करते हैं। ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। बोलते एक बात की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो पीछे को नहीं होगा, बैक नहीं होएगा, बैक नहीं होएगा प्रोसेस, एंड मे ओनली बी रिवर्स्ड बाय सम। अगर आपको रिवर्स कराना है तो आपको एक एक्सटर्नल एजेंसी जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे टुल्लू पंप जो है नीचे से ऊपर को पानी चढ़ाता है, तो आपने क्या किया है, उसको एक्सटर्नल एजेंसी दी है, क्या, इलेक्ट्रिसिटी। क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो आप चला ही नहीं सकते उसको। इज इट ओके? तो कह रहे हैं ए, इज डिक्रीज इन एंथैल्पी ए क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्वेश्चन आ गया, इज डिक्रीज इन एंथैल्पी ए क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनियस? एक क्राइटेरिया है बट नॉट ओनली द क्राइटेरिया। इट इज ए क्राइटेरिया बट नॉट ओनली द क्राइटेरिया। इज इट ओके? सी, if we examine the process like flow of water down the hill or a fall of the stone onto the top ground, we found that there is a net decrease in the potential energy in the direction of the change. बोलते अगर हम देखेंगे ऊपर से पत्थर को गिरते हुए, अगर हम देखेंगे झरने को ऊपर से नीचे बहते हुए, तो हम देखेंगे कि उसकी एनर्जी कम हो रही है, उसकी एनर्जी कम हो रही है। By analogy, we may be tempted to state that a chemical reaction is spontaneous in a given direction because decrease in बोलते, और रिएक्शन भी अगर आप देखोगे इसी के साथ अगर बात को मैच करोगे, ये तो होगी नेचर की। और अगर आप ऐसे भी कोई रिएक्शन अपने आप दो चीज़ें मिक्स की और अपने आप हो रहा है, तो उसमें भी ऑब्जर्व किया गया है कि डिक्रीज इन एनर्जी अपने आप अगर हो रहा है, तो उसमें भी देखा गया कि वो एक्सोथर्मिक होता है ज़्यादातर। क्या होता है? ज़्यादातर वो एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक है और ये स्पॉन्टेनियस भी है। डिक्रीज इन एनर्जी, एक्सोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस। इज इट ओके? तो एक क्राइटेरिया हमने सिद्ध कर दिया, यस, कि हमने नेचर में, जब हमने नेचर में देख रहे हैं तब भी स्पॉन्टेनियस वही है जिसमें डिक्रीज इन एनर्जी हो रही है, और अगर हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन में डिक्रीज इन एनर्जी हो रही है, तो वही स्पॉन्टेनियस, वो स्पॉन्टेनियस है। इज इट ओके? तो कह रहे हैं therefore it becomes obvious that while decrease in enthalpy may be contributory fact of the spontaneity, but it is not true for all cases. बोलते कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें एनर्जी बढ़ रही है और वो स्पॉन्टेनियस भी है, वो हम देखेंगे कब है, कैसे है, उसके लिए ये फ्लो चार्ट है, ये चार्ट है हमारे लिए बनाया हुआ। ऐसी कंडीशन कब आएगी वो मैं इस चार्ट में बोलती हूँ।
अब है मेरे पास एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। कोई चीज़ स्पॉन्टेनियस इसलिए है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और कोई इसलिए भी है क्योंकि उसमें एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैंने 2 कंटेनर वो रखी थी और बीच में एक बंद किया होता, जैसे मैंने वो हटाया तो वो मिक्स वो गैसेस जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, रैंडमनेस, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है। तो बोलते आप कैसे, तब भी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो एंट्रोपी के साथ स्पॉन्टेनिटी को इस तरह से लिंक किया गया है। एंजल, मैंने क्या बोला? आपने बोला कि जो एंट्रोपी है उसमें स्पॉन्टेनिटी का रैंडमनेस हो जाता है, तो स्पॉन्टेनिटी में एनर्जी डिक्रीज होती है, वैसे ही एंट्रोपी में जो एनर्जी थी, एनर्जी की बात नहीं की गई है एंट्रोपी में, डिसऑर्डर की बात की गई। डिसऑर्डर जो था वो जो उसकी डायरेक्शन थी वो उसके ऑपोजिट हो जाती है। ऐसे है, ये है वेसल एक, और ये दूसरी, ये बंद है, और यहाँ है गैसेस। क्या है यहाँ, गैसेस है। यहाँ भी है। मैंने ये दीवार खोली, ये इधर को दौड़ेगा, ये इधर को दौड़ेगा, ये इधर को, इसको एंट्रोपी बोलते हैं। रैंडमनेस, डिसऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है, सीधे नहीं चलेंगे, ये सीधे नहीं चलेंगे। क्या करेंगे, इधर से इधर को, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा। मतलब इस नेचर में जब ये होता है, जब इस तरह से डिसऑर्डर बढ़ता है, तब स्पॉन्टेनिटी होती है। अगर ये डिसऑर्डर ना होता तो स्पॉन्टेनिटी भी नहीं होती। ये मूव नहीं करना चाहते, ये कहीं भी घूम करके अब अपनी जगह लेना चाहते हैं। अब ये पसंद नहीं आई, यहाँ से घूम के इधर जाएंगे, इधर से इधर को। तो इस तरह से डिसऑर्डर बढ़े तब वो चीज़ भी स्पॉन्टेनियस होती है, अब आप इस एग्जाम्पल को इस तरह से ले लो कि अगर मैं अभी आपको यहाँ पर छोड़ दूँ और मेरी रिस्ट्रिक्शन ना हो, आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी ना हो, तो आप क्या करोगे? कोई इधर को दौड़ेगा, कोई उधर को दौड़ेगा, कोई गप्पे मारेगा, कोई शांति से बैठोगे? तुम लोग शांति से बैठोगे? नहीं बैठोगे। या फिर तुम दोनों को यहाँ छोड़ दिया, बैठोगे? नहीं। तो क्या होगा? और उसमें तुमको घंटों लगा दूं, मैं छोड़ दूं, तुम्हारी कोई एनर्जी तुम्हें फील ही नहीं होगा। हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, गप्पों में वेस्ट हो रही है, या दौड़ने में वेस्ट हो रही है, लेकिन तुम्हें तो फील नहीं हो रही है। स्पॉन्टेनियसली तुम लगे हुए, स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, अपने आप। तो ये यही कह रहे हैं कि डिसऑर्डर जिस तरफ को बढ़े, उस तरफ को भी स्पॉन्टेनिटी होती है, उस तरफ को भी स्पॉन्टेनिटी होती है। लेट अस प्रूव इट। देन व्हाट ड्राइव्स द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन ए गिवन डायरेक्शन? बोलते हैं अगर आप ये बोलो कि अपने आप ऑर्डर में आ जाएंगे, मिक्स करने लगोगे, तो कभी नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा, ये irreversible. Let us examine such as case in which delta H is 0, there is no change in the enthalpy, but still the process is spontaneous. होते ये पीछे तो हमने देखा कि डिक्रीज इन एंथैल्पी लीड्स टू द स्पॉन्टेनिटी, बोलते वो ठीक है। लेकिन कई रिएक्शन ऐसे हैं स्पॉन्टेनियस है, पर उनमें एनर्जी में चेंज नहीं आ रही, उनमें एनर्जी में चेंज। फिर वो रिएक्शन क्यों हो रहे हैं अपने आप? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जिस तरफ वो हो रहे हैं उस तरफ को डिसऑर्डर बढ़ रहा है, इसलिए। तो कह रहे हैं लेट अस कंसीडर डिफ्यूजन ऑफ द टू गैसेस इनटू ईच अदर इन ए क्लोज कंडीशन। डिफ्यूजन क्या होता है? एक का दूसरे में घुस जाना। तो इसके मॉलिक्यूल इसमें घुसेंगे, इसके इधर को घुसेंगे। बोलते जब हम ये सब कुछ देखेंगे तो हम देखेंगे कि पहले ये ऑर्डर में थे, क्योंकि अब ऐसे हटाने से इनका डिसऑर्डर बढ़ रहा है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियसली बढ़ रहे हैं। तो ये एक फैक्टर सामने आया कि ये स्पॉन्टेनियस के लिए रिस्पॉन्सिबल है डिसऑर्डर। मैंने स्पॉन्टेनिटी के लिए मतलब डिसऑर्डर के लिए 2 शब्द और बताए थे, वो कौन कौन से हैं? 2 मीनिंग और बताए मैंने डिसऑर्डर के, वो कौन कौन से हैं? एंट्रोपी। क्या बताया मैंने? एंट्रोपी एंड रैंडम, एंड दिस इज डिनोटेड बाय एस। एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय एस। जैसे टी टेम्परेचर होता है, जैसे डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज होता है, वैसे एंट्रोपी के लिए क्या होता है? एस होता है। इज इट ओके आरोही? लेट अस एग्जामिन द प्रोसेस बिफोर पार्टीशन। बोलते इसी को पार्टीशन से पहले देखो आप। इफ वी वर टू पिक अप द गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेफ्ट कंटेनर, वी वुड बी श्योर दैट दीज विल बी मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ए, एंड सिमिलर इफ वी आर पिक टू अप द गैस। बोलते अगर हम इसमें से पिक करेंगे तो ए के ही मॉलिक्यूल होंगे, अगर यहाँ से उठाएंगे तो ये बी के ही मॉलिक्यूल होंगे, अगर हमने इसको ए बी डिनोट किया है। तो मैंने आप पढ़ नहीं रहे हो, आप पढ़ना बहुत जरूरी है यहाँ पे।
ठीक है, अब मैं सुनूंगी आपसे और देखना फिर। तो बोलते जैसे ही अगर मैं लूंगी, लेकिन जैसे ही अगर मैं पार्टीशन हटा देती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, क्या मैं एक पिक कर पाऊंगी? नहीं, ये इधर से मैसअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैसअप हो जाएगा। मैसअप हो जाएगा मतलब क्या होगा? डिसऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर। We may now formulate another postulate in an isolated system. There is always tendency of a system energy to become more disorder or chaotic. बोलते जो isolated system अगर हटा में से अगर दीवार को हटा दिया जाए तो वैसे एकदम वो किस तरफ को जाती है? डिसऑर्डर की तरफ जाती है। तो बोलते एट दिस पॉइंट वी इंट्रोड्यूस अनदर थर्मोडायनेमिक। तो इसलिए इस पॉइंट पे हम एक नया शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए, और वो है एंट्रोपी। क्या है? एंट्रोपी, और दैट इज डिनोटेड बाय एस। द अबव मेंशन डिसऑर्डर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द। बोलते ये जो डिसऑर्डर आया है ये किसकी वजह से आया है? एंट्रोपी की वजह से आया है। वन एंड द सेम मीनिंग। टू फॉर्म ए मेंटल पिक्चर वन कैन थिंक ऑफ एंट्रोपी एज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द रैंडमनेस। बोलते हैं एंट्रोपी का मेजर करना है तो रैंडमनेस का बनो, डिसऑर्डर का देखो कितना परसेंट है और उससे आपको एंट्रोपी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कह रहे इन द सिस्टम द ग्रेटर द डिसऑर्डर, जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? एंट्रोपी की वैल्यू होगी, एस की वैल्यू होगी। As far as the chemical reaction is concerned, this entropy change can be attributed to the rearrangement of the atoms of the ions from one pattern in the reactant to the another. बोलते हैं अगर हम ये देखेंगे, अगर गैसेस को लेकर के या आयंस को या एटम्स को लेकर के हम देखेंगे तो ये क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, ये इधर के इधर, उधर के इधर। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी मच डिसऑर्डर्ड, अगर स्ट्रक्चर रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का डिसऑर्डर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है। मतलब एंट्रोपी का बढ़ना मतलब स्पॉन्टेनिटी का बढ़ना। इज इट ओके? ऑर्डर का होना मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। इज इट ओके? तो यहाँ आपने स्पॉन्टेनिटी का मतलब जाना है। वेन एवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट इंक्रीजेज द मॉलिक्यूलर मोशन। अच्छा, किसी चीज़ में हीट, जैसे आप तेल गर्म करते हो, जब आप तेल गर्म करते हो तो पहले तो आपको वो लगेगा गाढ़ा गाढ़ा जब ठंडा होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करो ढीला ढीला होने लगेगा। उसके क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो मोशन में आकर के मूवमेंट पकड़ ली उन्होंने। जब कोई चीज़ गर्म होती है तो मोशन बढ़ जाता है चीज़ का। क्या हो जाता है? मोशन बढ़ जाता है। तो कहते हैं मोशन बढ़ गया मतलब गर्म होने से मोशन बढ़ा, तो मतलब क्या हुआ? रैंडमनेस बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई चीज़ में ज़्यादा एनर्जी होएगी तो उसमें ज़्यादा रैंडमनेस होएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ज़्यादा एनर्जी होएगी तो दस हीट हैज़ ए रेंड। तो इसका मतलब हीट का इफेक्ट ऑर्डर, हीट ऑर्डर नहीं करती, क्या करती है? डिसऑर्डर करती है, एंट्रोपी करती है। हीट क्या करती है? तो ये तो उल्टे आ गए, ये दो चीजें स्पॉन्टेनियस के लिए उल्टे आ गई। हीट, अगर हीट है, हीट रिलीज हो रही थी तो स्पॉन्टेनियस हो रहा था, और एंट्रोपी ये कह रहे हैं कि हीट बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इसका मतलब इन दोनों फैक्टर में भी आपस में कुछ लिमिटेशंस होंगी जो हम इस चार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ऑन द सिस्टम कैन वी इक्वेट डेल्टा एस विद क्यू। बोलते अब क्या हम डेल्टा एस मतलब चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी को किस तरह से हीट के साथ रिलेट करें, इसको किस तरह से हीट के साथ रिलेट करें। बोलते चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टी। बोलते ये इस तरह से हीट के साथ रिलेटेड है कि अगर डेल्टा एस बढ़ती जाएगी तो क्यू रिवर्स मतलब हीट बढ़ती जाएगी, रिवर्स होगा, डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स होगा, और टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीजिंग, क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो कह रहे ऑन द वॉल एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। हीट का बढ़ना मतलब टेम्परेचर का बढ़ना। टेम्परेचर, ए सिस्टम एट हायर टेम्परेचर हैज ग्रेटर रैंडमनेस। बोलते ए सिस्टम, ध्यान देना, एट हायर टेम्परेचर हैज ग्रेटर रैंडमनेस। पहले बताया मैंने कि कोई भी चीज़ डिसऑर्डर तब बढ़ता है जब हीट ज़्यादा हो। तो कह रहे हैं लोअर टेम्परेचर पे इसका मतलब रैंडमनेस नहीं होगी, लोअर टेम्परेचर पे रैंडमनेस कम होएगी। तो कह रहे हैं दस टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज क्योटिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो टेम्परेचर डिसाइड करेगा, टेम्परेचर डिसाइड करेगा
कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस जो है वो एक्सोथर्मिक कम होने पर स्पॉन्टेनियस है, टेम्परेचर कम होने पर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, या एंट्रोपी ज़्यादा होने पर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये टेम्परेचर डिसाइड करेगा। इन केस ऑफ डेल्टा एस टेम्परेचर कम होना चाहिए और क्यूबी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर डेल्टा चेंजिंग, हाँ एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी सेम ही था, एक टाइप का था ना चीज़, ऑलमोस्ट सेम ही है। किसमें? एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी दो फैक्टर हैं, एक है हीट और दूसरा है मतलब हीट का एनर्जी का डिक्रीज होना स्पॉन्टेनियस और रैंडमनेस का बढ़ना स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये बातें तो लेकिन रैंडमनेस तब बढ़ता है जब गर्मी बढ़ती है। तो इन्होंने ये कहा कि रैंडमनेस जब रैंडमनेस बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ता है। जब रैंडमनेस बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, और रैंडमनेस बढ़ेगी। लेकिन ये एक कंडीशन है स्पॉन्टेनियस के लिए और एक कंडीशन स्पॉन्टेनियस के लिए ये है कि एनर्जी डिक्रीज हो और वो यूनिडायरेक्शनल अपने आप वो होता जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और दूसरा वो रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है जो रैंडमनेस की तरफ जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि ये जो डेल्टा एस है, ये जो चेंज इन एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस डिसऑर्डर, ये जो चेंज इन एंट्रोपी है ये किस बात पे डिपेंड करती है? क्यू रिवर्सिबल और नीचे क्या है? टी टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जितना कम होता जाएगा चेंज इन डेल्टा एस उतना ही बढ़ता जाएगा। इज इट ओके? और ये रिवर्सिबल है ना कि फॉरवर्ड। क्यू रिवर्सिबल, बढ़ती जाएगी। अगर पीछे को एनर्जी अगर देते जाएंगे तो ये क्या होगा? डेल्टा एस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। चेंज इन, नॉट एस बट चेंज इन एस। हाँ, ये है बेटा फार्मूला। ये जब देखो आप बड़ी क्लास में हो, बात को समझो। ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये यूनिवर्सली है मतलब क्या है कि ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। ये इसके सामने है तो ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। फार्मूले से पता लग जाता है, ठीक है। तो और ये होगा जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो एक तो आपने दो वो डेफिनेशन और ये स्पॉन्टेनियस का और ये फार्मूला याद करना है। कल हम करेंगे गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी गिव्स एनर्जी के ऊपर कैसे डिपेंड है, ठीक है। और बाकी जितनी भी कल की डेफिनेशन रह गई है वो, और ये फ्लो चार्ट तो मुझे चाहिए आज, ये हैबर साइकिल। और 6:25 पे ये मुझे लर्न करके 9th क्लास। वो अगम नहीं आया ना, चलो आगे कृष्णा, चलो आगे। बेटा नहीं हुआ क्वेश्चन यार, इधर आओ। एस्ट्रोनॉट हिंदी में लिख दूं? जो स्पेस में जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। कल आप सबने ये याद कर लिया था? आपको याद हो गया था? ये रह गया तुम्हारा ड्रॉबैक? तुम्हारा ये वाला रहेगा ड्रॉबैक। आज में हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री है, 9th क्लास केमिस्ट्री, और ये है बोहर्स मॉडल। क्या है? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। In order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom,
नील बोहर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। बोलते ये जो कमियां इसमें इस मॉडल में आई थी, इसमें रुदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां थी उसको खत्म करने के लिए कौन सामने आया? बोहर। कौन आया? बोहर। क्या बोला मैंने कृष्णा? मैम जो रुदरफोर्ड के अंदर, रुदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां थी, जो रुदरफोर्ड मॉडल के अंदर कमियां थी उसको ठीक करने, करेक्ट करने के लिए बोहर मॉडल ऑफ एटम सामने आया। और उसने उसको कैसे ठीक किया? उसने पॉइंट्स दिए, उसने डिस्कवरी, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके सामने आई ये बातें कि ओनली सर्टन होता है पक्के, सर्टन क्या होता है? पक्का, ठीक है। अनसर्टन होता है डाउटफुल, अनसर्टन होता है डाउटफुल, सर्टन होता है पक्का, ठीक है। अगर आप अपने दोस्त को बोलोगे कि हाँ सर्टनली मैं आऊँगा, सर्टनली मैं आऊँगा, और आप बोलोगे अनसर्टन है यार, आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता, डाउटफुल है, ठीक है। तो ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। बोलते एटम में कहीं भी ऑर्बिट नहीं बन जाएगा, वो चैप्टर रिवाइज करो और उसका टेस्ट। Only certain special orbits known as the discrete orbits of the electrons are allowed inside the atom. एटम के अंदर स्पेसिफिक डिस्क्रीट ऑर्बिट ही अलाउड होंगे। क्या होंगे? स्पेसिफिक डिस्क्रीट ऑर्बिट ही अलाउड होंगे, कहीं भी ऑर्बिट नहीं बन जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक उसका राउंड एक कॉलम बनेगा, फिर उसमें एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज नहीं होगी। इज इट ओके? ये कहा उसने, जबकि उसने कहा था कि ऐसा सर्कुलर पाथ बनेगा जिससे वो घूम घूम के तो वो फेल होना चाहिए, तो वो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन वो उसने बताया नहीं। तो इसने क्लियर किया कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी ऑर्बिट बन जाएगा और वो जो है वो स्पेसिफाइड एनर्जी का बनेगा, सर्टन पक्की एनर्जी का बनेगा, और उसमें वही एनर्जी रहेगी, वो ना डिक्रीज करेगी ना वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और बोलते एक उसमें रहेंगे तो एनर्जी वो बाहर नहीं निकालेंगे, रेडिएट नहीं करेंगे। अगर रेडिएट करेंगे तब तो वो भी गिर जाएंगे, लेकिन वो एक ऑर्बिट में रहते हैं और अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। इसलिए ये मॉडल सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि इसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से स्टेबल होते हैं। एक कि वो रेडिएट नहीं करेंगे एनर्जी, दूसरा वो पक्के वाले ऑर्बिट में होंगे, एंड इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, और इन एनर्जी लेवल्स का नाम है KLMN, और K को हम 1 कहते हैं, L को हम 2 कहते हैं, M को हम N कहते हैं, और इनका दूसरा नाम क्या है? एनर्जी लेवल। शेल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं, और इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, KLMN, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इनको ऑर्बिट्स कहते हैं। ये है हमारे पास 4 क्वेश्चन जो आपको आज याद करने हैं इसके बेस पर पीछे। और अब है मेरे पास न्यूट्रॉन। 2 चीज़ों के बारे में हम एटम के अंदर जान चुके थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बट ये किसने डिस्कवर किया? ये डिस्कवर किया जे कैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। क्या डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन। उसने क्या कहा? उसने कहा कि न्यूट्रॉन जो है एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और उसका मास प्रोटॉन के बराबर है। उसका मास प्रोटॉन, चार्ज नहीं है उसका कोई भी, लेकिन हाँ उसका भार प्रोटॉन की तरह है। मैंने कल आप लोगों को बताया कि जो एटम होता है उसका भार प्रोटॉन और किसी वजह से न्यूट्रॉन की वजह से होगा। इलेक्ट्रॉन का भार ना के बराबर है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेजिबल है। नेग्लेजिबल का मतलब ना के बराबर। शब्दों को कैच किया करो कृष्णा, तुम्हें बहुत ज़रूरत है। क्या है? नेग्लेजिबल है। नेग्लेजिबल है मतलब ना के बराबर, जबकि मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूट्रॉन। इज इट ओके? ठीक है। तो और ये किसने डिस्कवर किया? जे कैडविक ने। किसने डिस्कवर किया? जे। इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो वो इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ गया। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम्स। तो कहाँ पर है? यहाँ वहाँ नहीं पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस के बाहर नहीं पड़े हैं, ऑर्बिट के ऊपर नहीं घूम रहे हैं, समझो, वो न्यूक्लियस के अंदर है। क्या क्या है न्यूक्लियस के अंदर कृष्णा? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर है, ऐसे है ये। दिमाग को चलाना सीखो यार। ये न्यूक्लियस है,
ये ऑर्बिट्स है, ये एटम खत्म हो गए यहाँ पर। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। क्या यार, क्या लगता है इतनी सी बात को समझने में क्या चाहिए तुम्हें? कल भी बताया, बाकी सब जगह तुम्हारा दिमाग चलता है यार। ऐसे कैसे कि इन चीजों में तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है? बोलो, क्या बोला मैंने? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। हाँ, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। किसमें? हाँ। यहाँ मैंने भाषण दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में होते हैं, वहाँ वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इनको KLMN बोलते हैं, K को हम 1 बोलते हैं, L को हम 2 बोलते हैं। हैं? इसी जगह गुलाब जामुन रसगुल्ले और ये वो सुनाते, वो फिल्म की स्टोरी सुनाती, वो तुम्हें सारी रटी होती है। कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? कृष्णा, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? स्पेसिफिक ऑर्बिट। ये ऑर्बिट कहाँ है? न्यूट्रॉन के एटम में। किसमें है? एटम। ये ऑर्बिट क्या है? सर्टन स्पेसिफिक पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सर्टन पक्के रास्ता जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और उसमें घूमते वक्त वो एनर्जी नहीं रेडिएट करेंगे। बोलो, क्या बोला मैंने? सर्टेन स्पेसिफिक पाथ है जिसके ऊपर चलते वक्त इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करते। क्या? एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? एक न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। पूरे एटम का जो बाहर है वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का बाहर? ना के बराबर। ये किसने डिस्कवर किया कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर होता है और न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता? जे कैडविक। ये है जे कैडविक। ओके, ये 2 क्वेश्चन और आए जो आपको याद करने हैं। 6 क्वेश्चन होंगे आपको याद करने के लिए। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स? मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे ये ऑर्बिट्स होते हैं। एक पहले वाले ऑर्बिट में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, 32। कैसे होते हैं? 2, 8, 8, 18, 18, 32। इन्हें हम गोल्डन नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? गोल्डन नंबर। इसके लिए इनको निकालने का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? 2n²। क्या फार्मूला है? 2n²। ये n किस लिए है? अगर ये पहला वाला है, ये पहला वाला, अगर n में वो 1 डालूंगी तो 2 × 1² क्या आएगा? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 × दूसरे वाले का क्या? यहाँ 2 डलेगा। ये n क्या डलेगा? 2। यहाँ 2 डाला, इसको स्क्वायर किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर क्या है? ये तीसरा वाला, दूसरे में आ गया 8। फिर ये 3 वाला, 3 में क्या है? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। फिर क्या है मेरे पास? 4। तो 2 × 4, 4 4 जा 16, 16 × 2, ये इस तरह से निकाले जाते हैं। इज इट ओके? तो पहले वाले शेल में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। फार्मूला पता लग गया? तो ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोवर्ड फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स शेल में किस तरह से हैं, बने हैं, वो कुछ रूल्स के ऊपर बेस्ड है। और उसका पहला रूल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल इज गिवन बाय, ये है फार्मूला 2n²। दे दिया मैंने 2n²। तो ये है मेथड। और n इन्होंने डाल के जैसे मैंने दिखाया वैसे इन्होंने दिखाया है। दिख रहा है? 1 डाला 2 आया, 2 डाला 8 आया, 3 डाला 18 आया, 4 डाला, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट वो 8 है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर 8 हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फुल। पहले अंदर वाले शेल, देखो ये शेल है ना, पहले ये वाला भरेगा फिर ये वाला भरेगा। ऐसा नहीं कि बाहर वाला पहले भरेगा और अंदर वाला।
तो पहले अंदर, तो ये क्या है रूल्स, ये सारे रूल्स आपको याद करने हैं, ये रूल्स भी और ये 2 क्वेश्चंस, तो आपके पास 8 क्वेश्चन और 2 रूल्स, मतलब ये 3 रूल्स, ये काम है आपका आज का जो मुझे आपने, और बॉहर्स थ्योरी याद करके देनी, और ड्रॉबैक जो आपने कल नहीं किया है वो सबसे अंदर वाला होता है। मैंने क्या कहा, जो मैं काम दे रही हूँ मुझे किसी ने नहीं बोलना कि मैं बड़ी इंटेलिजेंट हूँ और मैंने किया हुआ है, मुझे पता है कि उनके कितने कितने नंबर है। अच्छा ये ड्रॉबैक तो सुना दो, सुनाओ ड्रॉबैक। अब नीचे देखती रहो। हाँ? Atoms revolve around the nucleus. Go to your seat. Go to your seat. सारी रामायण पढ़ा दी, नसीका कहाँ है, राम किस तरफ है, कुछ पता नहीं। चलो ठीक है, सीट और लर्न करके दो। हाँ हाँ दो। ये किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स याद करो, ग्रेविटेशनल स्पेलिंग कर लो यार।